अटूट प्रेम, अनोखा विश्वास, खुशियों का त्योहार रक्षाबंधन। पर असली जश्न तो अभी बाकी है। देखिए हमारी खास पेशकश, पूरा वीडियो जरूर देखें। रक्षाबंधन यह सिर्फ एक धागा नहीं है। यह सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने का एक रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे हजारों साल पुरानी भारतीय परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संबंधों और बदलते हुए इतिहास की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? पहली बार राखी किसने बांधी? क्या सच में सबसे पहले राखी भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी? क्या सिकंदर की पत्नी ने भारतीय राजा पोरस को राखी भेजी थी? महाराज पोरस, मैं आपके लिए राखी लाई हूँ। मेरे पति सिकंदर के प्राणों की रक्षा करें। भारत का राजा अपनी बहन को निराश नहीं करेगा। क्या रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी? हुमायूं को मेरी ये राखी देना। मैं आपकी रक्षा करूंगा महारानी। एक बहन ने मदद मांगी है। हुमायूं, एक बहन अपनी रक्षा के लिए तुम्हें ये राखी भेज रही है। क्या हुमायूं निभा पाएगा इस पवित्र धागे का फर्ज? और इन कहानियों में से इतिहास में अगर कुछ प्रमाणित नहीं है तो फिर रक्षाबंधन का असली इतिहास क्या है? आज इस वीडियो में हम किसी लोक कथा को इतिहास बताकर पेश नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि प्राचीन समय से भारत में रक्षा सूत्र की परंपरा क्या थी, रक्षाबंधन का वर्तमान रूप कैसे विकसित हुआ और आखिर क्यों हर साल सावन की पूर्णिमा के दिन ही लाखों करोड़ों लोगों ने इस त्योहार को मनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि रक्षाबंधन की सबसे दिलचस्प कहानी सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है। कभी यह धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था, तो कभी यह सामाजिक एकता का प्रतीक बना। और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान राखी ने एक बिल्कुल नया राष्ट्रीय अर्थ भी प्राप्त किया। ये धागा सिर्फ एक बंधन नहीं है, ये हमारी एकता का प्रतीक है। उन्होंने बंगाल को बांटना चाहा, लेकिन हम एक हैं और एक रहेंगे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, जब हम पूछते हैं कि रक्षाबंधन पहली बार कब मनाया गया, तो इसका कोई एक निश्चित साल बताना इतिहास की दृष्टि से सही नहीं होगा। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसे यह कहा जा सके कि अमुक तारीख को या किसी तारीख को भारत में पहली बार रक्षाबंधन मनाया गया। इसकी वजह यह है कि आज जिस रूप में हम रक्षाबंधन जानते हैं, वह एक लंबी सांस्कृतिक यात्रा का परिणाम है। प्राचीन भारतीय परंपराओं में रक्षा सूत्र, मौली या पवित्र धागा बांधने का अलग अलग रस्में थी। समय के साथ इन परंपराओं का अर्थ और सामाजिक रूप से बदलता गया, और आज भाई बहन का प्यार का त्योहार रक्षाबंधन इस पूरे विकास का सबसे लोकप्रिय रूप बन चुका है। अब जरा उस भारत की कल्पना कीजिए जहां आधुनिक कैलेंडर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। लोग प्रकृति के साथ जीवन जीते थे। ऋतुओं का बहुत बड़ा महत्व था। सावन का महीना बारिश, हरियाली और नई उम्मीदों का महीना माना जाता था। इस समय पूर्णिमा का दिन आता था और धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधने जैसी परंपरा का उल्लेख मिलता है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि रक्षा का विचार सिर्फ भाई की बहन की रक्षा की सीमित नहीं है। रक्षा का अर्थ किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या धार्मिक संकल्प की मंगल कामना करना है। भैया, ये राखी आपके लिए। शुक्रिया बहना, मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। अरे वाह, इतना सुंदर तोहफा। यानी रक्षाबंधन की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले रक्षा और बंधन दोनों शब्दों को समझना होगा। रक्षा यानी सुरक्षा, संरक्षण और मंगल की कामना, और बंधन यानी एक ऐसा संबंध या संकल्प जो दो लोगों को जोड़ता हो। इसलिए राखी का मूल भाव केवल यह नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, इसका व्यापक भाव है एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, विश्वास और स्नेह और शुभकामनाएं अब आते हैं
उन प्राचीन धार्मिक कथाओं पर जिन्हें रक्षाबंधन की परंपरा से जोड़ा जाता है। इनमें सबसे पहले प्रसिद्ध कथाओं में से एक भगवान इंद्र और इंद्राणी की है। धार्मिक साहित्य की परंपरा में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के समय इंद्र की रक्षा के लिए एक पवित्र सूत्र बांधा जाता है। लेकिन यहाँ भी हमें सावधान रहना होगा। इस कथा को आधुनिक रक्षाबंधन की शुरुआत या इतिहास प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह धार्मिक परंपरा का हिस्सा है और इससे हमें रक्षा सूत्र की प्राचीन अवधारणा समझने में मदद मिलती है। कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। परिस्थिति कठिन थी। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने उनकी सुरक्षा और विजय की कामना करते हुए पवित्र सूत्र बांधा। इस सूत्र को आशीर्वाद और रक्षा के प्रतीक रूप में देखा गया। कथा का संदेश बहुत सीधा था। एक पवित्र बंधन व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति देता है। यही विचार बाद में अलग अलग क्षेत्रों में अलग रूपों में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर प्राचीन काल में रक्षा सूत्र की परंपरा थी तो फिर भाई बहन वाली राखी कब बनी? इसका जवाब एक ही घटना में नहीं मिलता। भारतीय त्योहारों की यही खासियत है कि वे अक्सर कई सदियों में विकसित होते हैं। यह परंपरा दूसरे क्षेत्र में पहुंचती है, उसका अर्थ बदलता है, उसमें स्थानीय सांस्कृतिक जुड़ते हैं और धीरे धीरे उसका नया रूप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की उस कहानी की जिसे शायद आपने बचपन में सुना होगा। महाभारत से जुड़ी लोकप्रिय कथा और परंपरा कहा जाता है कि एक अवसर पर भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लगी और द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। इसके बदले कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया। आगे चलकर जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इस कथा को आज भाई बहन जैसे पवित्र संबंध और रक्षा के भाव से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ भी इतिहास और धार्मिक कथा के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। महाभारत के उपलब्ध मूल पाठ में आज के रक्षाबंधन की तरह भाई की कलाई पर राखी बांधने की घटना को आधुनिक रूप में स्थापित करना सही नहीं होगा। द्रौपदी और कृष्ण के बीच गहरे स्नेह और रक्षा के भाव की लोकप्रिय कथा जरूर है, लेकिन इसे प्रमाण मान लेना कि आज का रक्षाबंधन इस घटना से शुरू हुआ था, इतिहास की दृष्टि से सावधानी के बिना किया गया दावा होगा। तो फिर यह कहानी इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई? क्योंकि भारतीय समाज में त्योहारों को लेकर केवल इतिहास की घटनाओं से नहीं बल्कि कथाओं और प्रतीकों से भी अर्थ मिलता है। कृष्ण और द्रौपदी की कथा में एक बहुत सुंदर संदेश दिखाई देता है। रिश्ता केवल खून का नहीं होना चाहिए, सच्चा रिश्ता विश्वास और जिम्मेदारी का बनता है। द्रौपदी ने संकट में कृष्ण के लिए अपना वस्त्र दिया और कृष्ण ने अपने स्नेह और संरक्षण का भाव दिखाया। यही कारण है कि इस कथा को रक्षाबंधन के भाव से जोड़ा गया। अब आते हैं एक और बेहद प्रसिद्ध कहानी पर, सिकंदर और राजा पोरस की कहानी। महाराज पोरस, मैं आपके लिए राखी लाई हूँ। मेरे पति सिकंदर के प्राणों की रक्षा करें। भारत का राजा अपनी बहन को निराश नहीं करेगा। आपने कई बार सुना होगा कि जब सिकंदर भारत आया और राजा पोरस से युद्ध हुआ तब सिकंदर की पत्नी ने पोरस को राखी भेजी और पोरस ने युद्ध के मैदान में सिकंदर को नहीं मारा। यह कहानी सुनने में बेहद रोमांचक है, लेकिन क्या यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है? इतिहासकारों ने सामने समस्या यह है कि सिकंदर के भारतीय अभियान का वर्णन करने वाले प्राचीन यूनानी स्रोतों में एक राखी वाली कहानी का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए इसे प्रमाणित इतिहास की घटना के रूप में बताना उचित नहीं है। यह बात की लोकप्रिय परंपरा और लोक कथा के रूप में अधिक जानी जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कहानी का कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं है। इसका संदेश यह है कि रक्षा का बंधन दुश्मनी से ऊपर माना जा सकता है। लेकिन YouTube पर हमें दर्शकों को साफ बताना चाहिए कि यह कहानी प्रमाणित इतिहास नहीं है
अब एक और कहानी आती है रानी कर्णावती की। हुमायूं को मेरी ये राखी देना। मैं आपकी रक्षा करूंगा महारानी। एक बहन ने मदद मांगी है। रानी कर्णावती और हुमायूं की यह कहानी भी भारत में राखी की लोकप्रिय कहानियों में शामिल है। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने संकट के समय मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी और हुमायूं ने उसे बहन मानकर मदद करने का निर्णय लिया। हुमायूं, एक बहन अपनी रक्षा के लिए तुम्हें ये राखी भेज रही है। क्या हुमायूं निभा पाएगा इस पवित्र धागे का फर्ज? लेकिन इतिहास के गंभीर अध्ययन में इस घटना को लेकर भी पर्याप्त विवाद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में राखी भेजने की स्पष्ट पुष्टि नहीं मिलती। बाद के लेखन और लोकप्रिय इतिहास में यह कहानी बहुत प्रसिद्ध हो गई, इसलिए इसे भी ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित घटना कहने से बचना चाहिए। दोस्तों, यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। इतिहास में किसी कहानी का लोकप्रिय होना और उसका प्रमाणित होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोक कथा समाज की स्मृति हो सकती है और लोगों को किसी मूल्य की शिक्षा दे सकती है, लेकिन इतिहासकार प्रमाण, दस्तावेज और समकालीन स्रोतों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। यही कारण है कि रक्षाबंधन की असली कहानी किसी एक राजा, किसी एक युद्ध या किसी एक भाई बहन से शुरू करना आसान नहीं है। इसका इतिहास उससे कहीं ज्यादा पुराना है और व्यापक है। हम उस परंपरा की तरफ आते हैं जिसे इतिहास और धार्मिक साहित्य में रक्षा सूत्र के विचार से जोड़ा जाता है। प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्र सूत्र बांधने का परंपरा दिखाई देती है। यह सूत्र किसी संकल्प, आशीर्वाद, सुरक्षा और शुभकामना का प्रतीक हो सकता है। कई धार्मिक संस्कारों में धागे का इस्तेमाल आज भी किया जाता है, इसलिए जब हम रक्षाबंधन की जड़ें खोजते हैं तो हमें इस व्यापक रक्षा सूत्र परंपरा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय बीतता गया, भारत के अलग अलग हिस्सों में सावन की पूर्णिमा का महत्व बढ़ता गया। कई समुदाय में इस दिन अलग अलग धार्मिक और सामाजिक परंपराएं विकसित होती गई। कहीं इसे रक्षा के सूत्र से जोड़ा गया, कहीं गुरु शिष्य परंपरा से, कहीं धार्मिक अनुष्ठान और कहीं भाई बहन के रिश्ते से। भारत की सांस्कृतिक विविधता में एक ही त्योहार में कई रूप दिखाई देना कोई असामान्य बात नहीं है और यहीं से रक्षाबंधन धीरे धीरे उस रूप की तरफ बढ़ता है जिसे आज हम जानते हैं। भारत के रक्षाबंधन में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई बहन को उपहार देता है। हमने तो अपने बहन को अभी तक नहीं दिया, सिर्फ सोचते हैं और दे नहीं पाते हैं, लेकिन देना चाहिए। आप लोग दीजिएगा जरूर। और उसके सुख, सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प व्यक्त करता है। लेकिन आधुनिक समय में इस रिश्ते का अर्थ और भी व्यापक हो गया। बहन भी भाई के लिए खड़ी होती है, भाई भी बहन के लिए खड़ा होता है। इसलिए यह कहना कि केवल भाई ही बहन की रक्षा करता है त्योहार के आधुनिक भाव को सीमित कर देता है। असली भावना यह है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अब सवाल आता है कि रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे भारतीय पंचांग और ऋतु चक्र का संबंध है। सावन का महीना वर्षा ऋतु से जुड़ा है और पूर्णिमा का धार्मिक महत्व प्राचीन काल से है। अलग अलग क्षेत्रों में इस दिन अलग नामों और परंपराओं के त्योहार मनाए जा रहे हैं। इसलिए रक्षाबंधन को केवल एक आधुनिक सामाजिक त्योहार समझना पूरी तस्वीर नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों में इस दिन की परंपराएं भी अलग हैं। कुछ जगह भाई बहन का उत्सव प्रमुख है तो कुछ जगह धार्मिक अनुष्ठानों और पुरोहितों द्वारा रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा दिखाई देती है। महाराष्ट्र में नारकी पूर्णिमा जैसे परंपरा जुड़ी हुई है। कुछ तटीय क्षेत्रों में समुद्र और प्रकृति से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। यानी सावन पूर्णिमा का सांस्कृतिक संसार बहुत बड़ा है। अब आते हैं उस मोड़ पे जिसने राखी का केवल परिवार का त्योहार नहीं रहने दिया। साल था 1905। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन का फैसला किया।
लॉर्ड कर्जन की सरकार ने बंगाल का विभाजन किया और इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन जैसे तेज हुआ, लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करने और भारतीय वस्तुओं का अपनाने का अपील करने लगे। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी को सामाजिक एकता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। ये धागा सिर्फ एक बंधन नहीं है, ये हमारी एकता का प्रतीक है। उन्होंने बंगाल को बांटना चाहा, लेकिन हम एक हैं और एक रहेंगे। यह रक्षाबंधन के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। सरकारी स्रोतों के अनुसार 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को एकता और विरोध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। बंगाल के विभाजन के समाज में विभाजन पैदा करने की आशंका और चिंता को बढ़ाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि लोग एक दूसरे के साथ एकता का बंधन बनाएं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब ब्रिटिश शासन भारत को राजनीतिक रूप से नियंत्रण कर रहा था, लोगों में असंतोष बढ़ रहा था और समाज में विभाजन की चिंता थी। ऐसे समय में एक धागा राजनीतिक संदेश बन गया। लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और यह संदेश दिया कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इसी दिन कई स्थानों पर एकता के कार्यक्रम आयोजित हुए। सरकारी डिजिटल अभिलेख में दर्ज जानकारी के अनुसार उड़ीसा के बालासोर में भी 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर रक्षाबंधन मनाया गया और लोगों ने एकता का संदेश दिया। यानी राखी का इतिहास केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रहा। ये धागा सिर्फ एक बंधन नहीं है, ये हमारी एकता का प्रतीक है। उन्होंने बंगाल को बांटना चाहा, लेकिन हम एक हैं और एक रहेंगे। एक समय ऐसा भी आया जब राखी हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक भाईचारा के प्रतीक के रूप में सामने आई। यहाँ रक्षाबंधन का यह अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। अगर एक धागा दो भाइयों की कलाई जोड़ सकता है, तो वही धागा दो समुदायों के बीच विश्वास का प्रतीक भी बन सकता है। यही विचार था जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है, 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रक्षाबंधन का इस्तेमाल आज के पारंपरिक भाई बहन रक्षाबंधन का जन्म नहीं था, बल्कि यह पहले से मौजूद रक्षा और बंधन की सांस्कृतिक भावना को एक नए सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में इस्तेमाल करने का उदाहरण था। अब हम फिर से चलते हैं और पूछते हैं, आखिर भाई बहन वाला रक्षाबंधन इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? भारतीय परिवार व्यवस्था में भाई बहन का भावनात्मक संबंध भारतीय समाज में परिवार केवल रहने की व्यवस्था नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा आधार रहा। बहन का मायके से संबंध, भाई की जिम्मेदारी, विवाह के बाद भी भाई बहन का रिश्ता, इन सब ने राखी को एक भावनात्मक त्योहार बना दिया। राखी के दिन बहन भाई के घर जाती है और भाई बहन के घर जाता है। पूजा होती है, बहन राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है और भाई उपहार देता है। लेकिन इन रस्मों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज है याद करना। कई भाई बहन साल भर अलग रहते हैं, कोई दूसरे शहर में नौकरी करता है, कोई विदेश में रहता है, कोई शादी के बाद दूसरे परिवार में चला जाता है। रक्षाबंधन उन्हें फिर से उस बचपन में ले जाता है जब भाई बहन एक ही घर में रहते थे। यही वजह है कि रक्षाबंधन सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं है, भावनात्मक त्योहार भी बन चुका है। लेकिन आज के समय में एक और बदलाव आया है। पहले राखी का मतलब अक्सर यह समझा जा सकता था कि भाई बहन की रक्षा करता है। आज भाई और बहन दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। आज भाई और बहन दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं। बहन भी भाई की सफलता, कठिनाइयों और जीवन के संघर्ष में साथ देती है। इसलिए रक्षाबंधन का आधुनिक संदेश बराबरी, सम्मान और पारंपरिक सहयोग का संदेश है। अब एक सवाल, क्या रक्षाबंधन केवल सगी बहन ही भाई को बांध सकती है? परंपरा में इसका उत्तर इतना सीमित नहीं रहा। कई जगह, और मेरे को भी मेरी सगी बहन नहीं, लेकिन फिर भी मेरी सगी बहन ही है, वही लोग राखी बांधती हैं। इसलिए दोस्त,
यह रिश्ते, कई बहनें की खुशी और भाई का प्यार, एक रक्षाबंधन त्योहार हम सब के लिए खुशहाली और सावन की हरियाली जैसा है। इससे पता चलता है कि राखी का भाव रक्त संबंध से आगे बढ़कर विश्वास का प्रतीक बन गया। आज तो सैनिकों को राखी बांधने की तस्वीरें भी सामने आती हैं। जेलों में, अस्पतालों में, वृद्धाश्रमों में, अनाथालयों में, कोचिंग सेंटरों में, विद्यालयों में, सामाजिक संस्थानों में भी राखी के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि त्योहार का मूल संदेश धीरे धीरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बदल गया है, और शायद यही रक्षाबंधन सबसे खूबसूरत बात है। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा धागा आखिर इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्योंकि धागे की कीमत नहीं होती, भावना की कीमत होती है। बाजार में राखी 10 रुपए की हो सकती है, 20 रुपए की हो सकती है, 100 रुपए की हो सकती है, 1000 रुपए की भी हो सकती है, लेकिन बहन के हाथ से बांधी गई राखी की कीमत उसके धागे से नहीं, उसके रिश्ते से तय होती है जो उसे बांधता है। इसलिए किसी गरीब परिवार में साधारण सूती धागे की राखी भी उतनी ही भावुक हो जाती है जितनी महंगी डिजाइनर राखी। रक्षाबंधन हमें यह भी सिखाता है कि रिश्ते उपहार से नहीं, जिम्मेदारी से चलते हैं। अब वापस आते हैं उस सवाल पर, पहली राखी किसने बांधी? अगर कोई कहे कि पहली राखी द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी थी, तो हमें कहना चाहिए कि यह लोकप्रिय धार्मिक कथा है, लेकिन आधुनिक रक्षाबंधन की शुरुआत का प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं। अगर कोई कहे कि पहली राखी सिकंदर की पत्नी ने पोरस को बांधी थी, तो यह भी लोकप्रिय कथा है, लेकिन इसके समर्थन में समकालीन यूनानी स्रोतों में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। अगर कोई कहे कि पहली राखी रानी कर्णावती ने हुमायूं को बांधी थी, तो यह भी लोकप्रिय इतिहास की कहानी है, लेकिन इसे पूर्णतः प्रमाणित घटना की तरह पेश नहीं किया जा सकता। तो फिर असली जवाब क्या है? असली जवाब है, रक्षाबंधन की परंपरा किसी एक दिन में पैदा नहीं हुई। इसके पीछे प्राचीन सूत्रों, परंपराएं और धार्मिक कथाएं हैं। स्थानीय रीति रिवाज है, भाई बहन का सामाजिक रिश्ता है, प्यार है, मध्यकालीन लोक कथाएं हैं, और आधुनिक भारत में राष्ट्रीय एकता का संदेश भी है। यानी रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो समय के साथ बदलता गया, लेकिन उसके केंद्र में रक्षा और संबंध की भावना बनी रही। अब कल्पना कीजिए कि अगर आज से हजारों साल बाद कोई इतिहासकार 2026 के भारत के बारे में लिखेगा, तो उसे राखी के बारे में क्या मिलेगा? उसे तस्वीरें मिलेगी, वीडियो मिलेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट मिलेंगे, ऑनलाइन खरीदारी के रिकॉर्ड मिलेंगे, परिवारों की तस्वीरें मिलेंगे, स्कूलों के कार्यक्रम मिलेंगे, और शायद वह यह भी लिखेगा कि इस दिन लोग अपने भाई बहनों से मिलने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। लेकिन यह भी दिखेगा कि इस त्योहार में समय के साथ बदलाव आया। पहले पारंपरिक धागा, फिर सजावटी राखियां, फिर ऑनलाइन राखियां, फिर डिजिटल शुभकामनाएं और वीडियो कॉल। लेकिन तकनीक बदलने के बावजूद भावना वही रही। आज अगर भाई दूसरे शहर में है तो बहन राखी कोरियर कर सकती है, अगर विदेश में है तो वीडियो कॉल पर राखी बांध सकती है। तकनीक बदल गई है, रिश्ता नहीं बदला। रक्षाबंधन हमें यह भी याद दिलाता है कि भारतीय संस्कृति में त्योहार स्थिर नहीं होते, वे समाज के साथ बदलते रहते हैं। एक समय रक्षा सूत्र धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था, फिर यह भाई बहन का रिश्ता का प्रतीक बन गया। 1905 में यह सामाजिक एकता और राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। आज यह परिवार, प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी का त्योहार है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या रक्षाबंधन केवल महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है? आज के समाज में इस सवाल का जवाब बदलना जरूरी है। किसी भी रिश्ते में सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है, सम्मान देना भी सुरक्षा है। मुश्किल समय में साथ देना भी सुरक्षा है, किसी की बात सुनना भी सुरक्षा है, और उसकी शिक्षा, स्वतंत्रता और सपनों का सम्मान करना भी सुरक्षा है।
इसलिए आज जब भाई अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसका अर्थ केवल इतना नहीं होता कि मैं तुम्हारी शारीरिक रक्षा करूंगा। इसका अर्थ होना चाहिए मैं तुम्हारे सम्मान के साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे अधिकारों का सम्मान करूंगा, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं साथ रहूंगा। और बहन भी भाई से यही कह सकती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यही रक्षाबंधन का आधुनिक अर्थ है। अब हम उस ऐतिहासिक अध्याय पर फिर लौटते हैं जिसने राखी को राष्ट्र की एकता को जोड़ दिया। 1905 का बंगाल विभाजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का संदेश दिया। सरकारी स्रोतों में दर्ज है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन जैसे आयोजनों के माध्यम से एकता की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया। ये धागा सिर्फ एक बंधन नहीं है, ये हमारी एकता का प्रतीक है। उन्होंने बंगाल को बांटना चाहा, लेकिन हम एक हैं और एक रहेंगे। यह घटना हमें बताती है कि भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को स्वतंत्रता आंदोलन ने किस तरह नए अर्थ दिए। स्वदेशी आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, वह आत्मसम्मान और सामाजिक एकता का आंदोलन भी था। लोग भारतीय वस्तुओं का उपयोग करने लगे, सार्वजनिक सभाएं हुई, गीत गाए गए और लोगों को एकजुट करने के लिए सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। और रक्षाबंधन इसी सांस्कृतिक प्रतीकवाद का हिस्सा बनी। सोचिए, ब्रिटिश सरकार के लिए एक धागा क्या था? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन भारतीय जनता के लिए वही धागा एक संदेश बन गया। हम अलग नहीं हैं। यही कारण है कि इतिहास केवल युद्धों और राजाओं से नहीं बनता। कभी कभी एक गीत, एक झंडा, एक चरखा और एक धागा भी इतिहास में बड़ी भूमिका निभाता है। रक्षाबंधन की कहानी इसी बात का उदाहरण है। अब सवाल यह है कि क्या आज हमें इस त्योहार का असली अर्थ याद है? हम राखी खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, फोटो लेते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। यह सब ठीक है, त्योहार खुशी के लिए भी होते हैं, लेकिन अगर हम केवल रस्म पूरी करके आगे बढ़ जाए तो त्योहार का मूल संदेश पीछे छूट सकता है। रक्षाबंधन हमें पूछता है, क्या हम अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदार हैं? क्या हम अपनी बहन की बात सुनते हैं? क्या हम अपने भाई की परेशानी समझते हैं? क्या हम अपने परिवार में सम्मान का वातावरण बनाते हैं? क्या हम अपने रिश्तों को केवल त्योहार के दिन याद करते हैं या पूरे साल निभाते हैं? यदि इन सवालों का जवाब हाँ है, तभी रक्षाबंधन का धागा वास्तव में मजबूत है। अगर एक और सुंदर बात, राखी का धागा कलाई पर कुछ दिनों तक रहता है, कभी टूट जाता है, कभी निकाल दिया जाता है, लेकिन रिश्ता धागे से नहीं चलता, रिश्ता विश्वास से चलता है। इसलिए अगर राखी टूट भी जाए तो रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। अगर भाई दूर भी हो तो रिश्ता दूर नहीं होना चाहिए। अगर बहन किसी दूसरे शहर में हो तो उसका प्यार कम नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में मतभेद हो तो सम्मान बना रहना चाहिए। यही त्योहार का असली संदेश है। अगर हम पूरे इतिहास को एक लाइन में समझे तो कह सकते हैं, रक्षाबंधन की कोई एक जन्म तिथि नहीं, इसकी जुड़ी प्राचीन रक्षा सूत्र की परंपराओं में दिखाई देती है। इसका आधुनिक लोकप्रिय रूप भाई बहन के रिश्ते से जुड़ा और समय समय पर इसे अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ मिले। यही कारण है कि पहली बार कब मनाया गया का ईमानदार उत्तर है। इसका कोई निश्चित प्रमाणित पहला वर्ष हमारे पास नहीं है। और यह बात शायद किसी रोमांचिक कहानी से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि रक्षाबंधन ठीक 500 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था तो कहानी आसान हो जाती है, लेकिन इतिहास हमेशा इतना आसान नहीं होता। इतिहास में कई परंपराएं धीरे धीरे विकसित होती हैं। रक्षाबंधन ऐसे ही परंपरा है। अब जरा आज भारत की तरफ देखिए। शहरों में राखी की दुकानें सजती हैं, बाजारों में रंग बिरंगे राखियां मिलती हैं, स्कूलों में बच्चे एक दूसरे को राखी बांधते हैं, परिवार में दूर दूर से घर लौटते हैं और ट्रेन और बसों में भीड़ बढ़ जाती है।
डाक की राखियां भेजनी पड़ती है, ऑनलाइन ऑर्डर किए जाते हैं। लेकिन इस पूरे उत्सव के बीच एक चीज नहीं बदलती। कलाई पर बंधा धागा हमें किसी अपने की याद दिलाता है। रक्षाबंधन की खूबसूरती यही है कि हमें बचपन में वापस ले जाता है। वह भाई जो बचपन में बहन से लड़ता था, आज उसी के हाथ से राखी बंधवाता है। वह बहन जो भाई की चीजें छिपाती थी, आज उसके लिए मिठाई लेकर बैठती है। वह भाई जो कहता था कि मुझे राखी नहीं बंधवानी, आज खुद पूछता है इस बार राखी कब बांधोगी। समय बदलता है, लोग बड़े होते हैं, घर बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन बचपन का रिश्ता दिल में बना रहता है। और शायद इसी वजह से रक्षाबंधन भारत के लिए सबसे भावुक त्योहार भैया ये राखी आपके लिए। शुक्रिया बहना, मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। अरे वाह, इतना सुंदर तोहफा। अगर दोस्तों इस पूरी कहानी के बाद कुछ बड़े निष्कर्ष निकलते हैं, पहला, रक्षाबंधन की शुरुआत किसी एक व्यक्ति से जोड़ना इतिहास की दृष्टि से सही नहीं। प्राचीन भारतीय परंपराओं में रक्षा सूत्र का विचार बहुत पुराना है। तीसरा, कृष्ण, द्रौपदी, सिकंदर, पोरस और कर्णावती, हुमायूं जैसी कहानियां रक्षाबंधन की लोकप्रिय सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। लेकिन इन सभी को सम्मान स्तर एक ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। चौथा, 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को बंगाल विभाजन के विरोध में सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। पांचवा, आज रक्षाबंधन केवल भाई बहन की रक्षा का वचन नहीं, यह आपसी प्रेम, सम्मान, जिम्मेदारी और साथ निभाने का त्योहार बन चुका है। और छठा, त्योहार की असली शक्ति उसके धागे में नहीं, उस भावना में है जो धागे के पीछे होती है। अब एक पल के लिए उस बहन के बारे में सोचिए जिसका भाई इस दुनिया में नहीं है। उस भाई के बारे में सोचिए जिसकी बहन उससे बहुत दूर रहती है। उस परिवार के बारे में सोचिए जहां भाई बहन के बीच किसी कारण से वर्षों से बातचीत नहीं हुई। रक्षाबंधन हमें केवल खुशियां मनाने के लिए नहीं, रिश्तों को फिर से जोड़ने का मौका भी देता है। अगर किसी अपने से नाराजगी है तो शायद आज उसे फोन करने का दिन है। अगर किसी से रिश्ते में दूरी है तो शायद एक संदेश भेजने का दिन है। अगर किसी भाई बहन ने वर्षों से एक दूसरे से बात नहीं की तो शायद एक छोटा सा कैसे हो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि आखिर राखी का मतलब यही तो है, बंधन, ऐसा बंधन जो दूरी से कमजोर न हो, ऐसा बंधन जो समय से खत्म न हो, ऐसा बंधन जो मुश्किलों में मजबूत हो। और शायद यही वजह है कि हजारों वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा के बाद भी आज हमारी कलाई पर राखी मौजूद है। रक्षाबंधन हमें यह नहीं कहता कि केवल एक दिन अपने भाई या बहन का प्यार करो, यह कहता है कि पूरे साल उस रिश्ते को निभाओ। रक्षा का मतलब केवल खतरे में बचाना नहीं, रक्षा का मतलब है सम्मान की रक्षा, विश्वास की रक्षा, रिश्ते की रक्षा और सबसे बढ़कर एक दूसरे की आत्मसम्मान की रक्षा। दोस्तों, अब शुरुआत में पूछे गए सवाल पर वापस आते हैं। रक्षाबंधन पहली बार कब मनाया गया? हमारे पास इसका कोई निश्चित प्रमाणित वर्ष नहीं है। रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, यह एक लंबी सांस्कृतिक प्रक्रिया का प्रमाण है। यह एक लंबी सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम है जिससे जुड़े रक्षा सूत्र जैसी प्राचीन परंपराओं में दिखाई देती है। क्यों मनाया जाता है? आज मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम, स्नेह, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने की भावना के लिए। और इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, रिश्ते विश्वास और जिम्मेदारियों से बनते हैं। कृष्ण और द्रौपदी की कथा हमें स्नेह और रक्षा का भाव बताती है। इंद्र और इंद्राणी की परंपरा रक्षा सूत्र की धार्मिक अवधारणा की याद दिलाती है। महाराज पोरस, मैं आपके लिए राखी लाई हूँ। मेरे पति सिकंदर के प्राणों की रक्षा करें। भारत का राजा अपनी बहन को निराश नहीं करेगा।
सिकंदर पोरस की कहानी हमें बताती है कि लोक कथाएं कैसे इतिहास के साथ जुड़ती हैं, लेकिन हमें उन्हें प्रमाणित इतिहास से अलग हुमायूं को मेरी पहचानना ये राखी देना। मैं आपकी रक्षा करूंगा महारानी। एक बहन ने मदद मांगी है। कर्णावती हुमायूं की कहानी हमें बताती है कि लोकप्रिय इतिहास किस तरह समाज हुमायूं, बन जाता है। एक बहन अपनी रक्षा के लिए तुम्हें ये राखी भेज रही है। क्या हुमायूं निभा पाएगा इस पवित्र धागे का फर्ज? और 1905 में ये रविन्द्रनाथ धागा टैगोर सिर्फ एक का बंधन नहीं है, ये हमारी एकता का प्रतीक है। उन्होंने बंगाल को बांटना चाहा, लेकिन हम एक हैं और एक रहेंगे। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि एक पारंपरिक प्रतीक राष्ट्रीय एकता का संदेश भी बन सकता है। यानी रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, भारत की सांस्कृतिक यात्रा का एक छोटा सा आईना है। प्राकृतिक परंपराओं से लेकर आधुनिक परिवार तक, धार्मिक अनुष्ठान से लेकर सामाजिक एकता तक, और एक साधारण धागे से लेकर रिश्तों की बड़ी जिम्मेदारियों तक। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन जब आपकी कलाई पर राखी बंधे तो सिर्फ मिठाई मत खाइए, सिर्फ फोटो मत खिंचाइए और सिर्फ उपहार मत दीजिए। एक पल रुक कर उस इंसान को देखिए जिसने आपके हाथ पर वह धागा बांधा है। सोचिए इस धागे के पीछे कितने यादें हैं, बचपन की लड़ाइयाँ, छोटी छोटी खुशियाँ, माँ की डांट, पिता का चिंता, साथ में बिताए हुए दिन, एक दूसरे के साथ किए गए वादे। और फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते को सिर्फ राखी के दिन निभाता हूँ या पूरे साल? अगर आपका जवाब है कि मैं पूरे साल इस रिश्ते के साथ हूँ, तो समझिए आपने रक्षाबंधन का असली अर्थ समझ लिया। क्योंकि राखी कलाई पर बंधती है, लेकिन उसका रिश्ता दिल से जुड़ता है। धागा कमजोर हो सकता है, लेकिन भावना मजबूत हो तो रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यवस्था आ जाए, चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, अपने रिश्तों को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब दुनिया में बहुत कुछ बदल जाता है, तब भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी जड़ों से जुड़कर रहते हैं। भाई बहन का रिश्ता उन्हीं रिश्तों में से एक है, और शायद इसी वजह से हजारों साल की भारतीय सांस्कृतिक यात्रा में रक्षा और बंधन की भावना आज भी हमारे बीच जीवित है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने भाई बहन के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि रक्षाबंधन का त्योहार और बेहतर किस प्रकार मनाया जा सकता है। याद रखिए, राखी सिर्फ कलाई पर नहीं बंधती, राखी रिश्ते को बांधती है। रिश्ते संभालिए, अपनों को समय दीजिए और इतिहास को जानिए। जय हिंद, जय भारत।